हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग साइंस का चैप्टर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंडियन फिलोसफर्स और ग्रीक फिलोसफर्स के। इंडियन फिलोसफर्स ने कहा था कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो सभी के सभी पदार्थ इतने छोटे 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 कणों से मिलकर बने हैं, जिन कणों को और अधिक अगर हम तोड़ना चाहें तो उनको और अधिक अब नहीं तोड़ सकते हैं। यानी कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं सभी के सभी अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। ये इंडियन फिलोसफर्स का कहना था। एवरी मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ indivisible tiniest particles. The same thing was told by the Greek philosophers. ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा कि अगर हम कोई भी एक मैटर लेते हैं और उसको तोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे और छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उन छोटे छोटे टुकड़ों को भी तोड़ेंगे, उन छोटे छोटे टुकड़ों को भी तोड़ेंगे, उन छोटे छोटे टुकड़ों को भी तोड़ेंगे, और ऐसे ही तोड़ते तोड़ते जब जाएंगे तो एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जिस छोटे टुकड़े को हम और अधिक नहीं तोड़ पाएंगे, और अधिक नहीं तोड़ पाएंगे। और वो जो सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा जिसको कि हम और अधिक नहीं तोड़ पाएंगे, उसी छोटे कण से मिलकर, टुकड़े से मिलकर इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का हर एक मैटर बना हुआ है। और उन्होंने उस सबसे छोटे नहीं तोड़े जा सकने वाले टुकड़े का नाम रखा था एटम, और हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने नाम रखा परमाणु। तो लगभग दोनों के विचार एक जैसे, इंडियन फिलोसफर्स के भी और ग्रीक फिलोसफर्स के भी, दोनों ने एक ही चीज कह दिया कि एवरी मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल टाइनीएस्ट पार्टिकल्स which cannot be broken further. इस यूनिवर्स का ईच एंड एवरी जो मैटर है वो टाइनीएस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, जिस टाइनीएस्ट पार्टिकल्स को हम और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं। ये दोनों ही फिलोसफर्स ने यही बात की, और इसी बात को आगे चल करके साइंस ने भी प्रूव आउट किया। और प्रूव आउट करने के लिए जब स्टेप अप हुआ तो आए मिस्टर एंटोनी एल लेवोजियर साहब। एंटोनी एल लेवोजियर साहब ने केमिकल साइंसेस का फाउंडेशन रखा। केमिकल साइंसेस का जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, उसकी इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था एंटोनी एल लेवोजियर साहब ने। और केमिकल साइंसेस का फाउंडेशन लेट डाउन करते हुए इन्होंने दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए, जिसको कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉज उन्होंने दिए। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। The total mass of the system
ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम का जो टोटल मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि मास ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही क्रिएट हो सकता है। तो जब इसका अर्थ है कि केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन से पहले जितना टोटल मास था उसके बाद भी उतना ही मास मिलेगा। अगर मास क्रिएट होता तो केमिकल रिएक्शन करने से पहले जितना टोटल मास होता उससे बढ़ जाता केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। और अगर मास डिस्ट्रॉय होता तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मास डिक्रीज हो जाता, यानी कि शुरू होने से पहले जितना मास था केमिकल रिएक्शन समाप्त होने के बाद उससे कम मास मिलता। लेकिन ऐसा कभी नहीं मिलता है। पूरे सिस्टम का जो टोटल मास होता है केमिकल रिएक्शन शुरू होने से पहले जितना रहता है केमिकल रिएक्शन समाप्त होने के बाद भी उतना ही रहता है। इसीलिए एंटोनी लेवोजियर साहब ने कहा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना तो उसको पैदा किया जा सकता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, उसको बर्बाद किया जा सकता है। द टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे सिस्टम का जो टोटल मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लेवोजियर साहब ने कहा कि जब एक कंपाउंड तैयार होता है कई सारे एलिमेंट से मिलने के बाद, तो जब वो कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं एलिमेंट्स, उस कंपाउंड में उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे उस कंपाउंड को किसी ने भी बनाया हो, कहीं भी बनाया हो, किसी ने भी उस कंपाउंड को तैयार किया हो और कहीं भी किसी भी जगह पर तैयार किया हो, उस कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं हमेशा ही कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेंगे। उनके बीच का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वाटर है H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। यहां पर H2 दो हाइड्रोजन है तो 1 × 2 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। एक ही ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। रेशियो हो गया ये चीज, यानी कि 2 × 1 = 2 = 16। कैंसिल करें, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 1:8। यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:8 होता है बाय मास, और 2:1 होता है बाय एटम। अगर एटम की हम बात करें, जिस टाइनिस पार्टिकल का नाम एटम ग्रीक फिलोसफर्स ने रखा था और उसी को इंडियन फिलोसफर्स का नाम रखा था परमाणु। अगर उस एटम के हिसाब से अगर हम बात करें तो वाटर में क्या H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो रेशियो क्या बना 2:1। बाय मास अगर बात करते हैं तो 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 और 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2:16। कैंसिल आउट करें, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो 1:8 इसका रेशियो बनता है बाय मास। अब ये वाटर चाहे कहीं से भी लिया गया हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, ओशियन वाटर हो, सी वाटर हो, लेक वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, वेल वाटर हो, ट्यूबवेल वाटर हो, टैप वाटर हो, कैनाल वाटर हो, वो कहीं से भी उस वाटर को लिया गया है, चाहे वो वाटर सॉलिड फॉर्म में हो इन द फॉर्म ऑफ आइस, या लिक्विड स्टेट में हो, या फिर गैसेस स्टेट में हो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, चाहे उस वाटर को अर्थ सरफेस के कहीं से भी लिया गया हो,
सरफेस वाटर हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, या फिर किसी और प्लैनेट से लिया गया हो, पूरे यूनिवर्स में से कहीं से भी लेकर आया हो, अगर वह वाटर है तो उस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाई एटम 2:1 ही होगा और बाई मास 1:8 ही होगा। यानी कि कहीं से भी अगर हम 9 ग्राम वाटर अगर लेकर के आते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं 9 ग्राम ऑफ वाटर को, तो आफ्टर डिकम्पोजिशन हमको 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को जिन एलिमेंट्स ने मिलकर बनाया है वो एलिमेंट्स हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहते हैं। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। यहां पर कितना ऑक्सीजन है जी, 2, तो 16 2 जा 32 हो गया ना। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, 3:8 ये बन रहा है बाई मास। और बाई एटम ले ले तो 1:2। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कहीं से भी लेकर आया गया हो, पूरे यूनिवर्स में से कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो वो बाई मास 3:8 और बाई एटम 1:2 होगा। इसी तरह NH3 ले ले तो अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया, 14:3। बाई मास कहीं से भी अमोनिया आया हो तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा 14:3 होगा। और अगर एटम में बात करें तो 1:3 होगा। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, और भी आप एग्जाम्पल्स लेकर के ट्राई कर सकते हैं। हर बार यही देखेंगे, कोई भी कंपाउंड लेंगे, हर कंपाउंड में उस कंपाउंड को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का रेशियो, चाहे आप बाई मास लें चाहे बाई एटम लें, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी लाया गया हो, किसी ने भी बनाया हो। ये चीज है। तो ये रहे आपके दो लॉस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये लॉज किसने दिया था, एंटोनी एल लेवोजियर ने, जिन्होंने केमिकल साइंसेस का फाउंडेशन रखा था, और फाउंडेशन भी रखा था इसी लॉ को देकर के। अब हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन साहब ने भी एक थ्योरी दी, डाल्टन साहब ने भी एक थ्योरी दी, और उनके थ्योरी को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। डाल्टन साहब ने अपने थ्योरी में क्या कहा, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर जो है एटम से मिलकर बने हैं, एंड दैट एटम इज इनडिविजिबल, और वो एटम इनडिविजिबल होता है, यानी कि उसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको और फर्दर छोटे छोटे कणों में तोड़ा ही नहीं जा सकता उस टाइनीएस्ट पार्टिकल से। यानी कि मैटर जो है, चाहे वो यूनिवर्स में कहीं का भी मैटर हो, कोई भी मैटर वो टाइनीएस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, ऐसे टाइनीएस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है जिस टाइनीएस्ट पार्टिकल को और फर्दर ब्रोक नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और उस टाइनीएस्ट पार्टिकल को कहते हैं एटम। यानी कि मैटर is made up of atoms. नेक्स्ट है
एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, वही बात है, ये जो एटम है इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, यानी कि इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ये जितने टाइनिएस्ट हो सकते थे उतने टाइनिएस्ट ही ये होते हैं, उससे टाइनिएस्ट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं सारे के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, कि सारे के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, उनका मास एक जैसा होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। यानी कि अगर हम कार्बन लेते हैं, कार्बन एक एलिमेंट है, तो उसके जितने भी एलिमेंट एटम्स होंगे कार्बन के, उन सब का मास एक जैसा होगा, उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। लेकिन अगर वही अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। उनके जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका मास भी अलग अलग होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। अब कार्बन के एटम का मास एल्युमिनियम के एटम के बराबर नहीं होगा। कार्बन के एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक वही केमिकल प्रॉपर्टी एल्युमिनियम के एटम की नहीं है। कार्बन के एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वही केमिकल प्रॉपर्टी एल्युमिनियम के एटम की नहीं है। ठीक इसी तरह एलिमेंट एक ले लेते गोल्ड और ले लेते सिल्वर। तो गोल्ड भी एक एलिमेंट है, सिल्वर भी एक एलिमेंट है। गोल्ड गोल्ड के एटम से मिलकर बना है, सिल्वर सिल्वर के एटम से मिलकर बना है। अब गोल्ड के सिल्वर का जो मास है, गोल्ड का जो एटम का मास है वो सिल्वर के एटम के मास के बराबर नहीं है। गोल्ड के एटम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सिल्वर के एटम के फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, और गोल्ड के एटम्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिल्वर के एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो वही इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स जो हैं वो कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, पर जब वो कंबाइन करते हैं तो एक तो डेफिनेट रेशियो में, फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, और वो रेशियो भी स्मॉल होल नंबर में होता है। नेक्स्ट है एट द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी एक अगर कंपाउंड है, उस कंपाउंड के जो एटम्स हैं, किस किस तरह के एटम्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और उनका जो रिलेटिव नंबर होता है वह भी कांस्टेंट रहता है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ, अगर हमने मीथेन लिया है तो उस मीथेन में सिर्फ दो ही तरह के एटम्स आएंगे, कार्बन के और हाइड्रोजन के, और वो भी इनका जो नंबर है वो फिक्स है। एक ही कार्बन होगा और 4 ही हाइड्रोजन होगा। अगर हम वाटर लेते हैं H2O, तो इसमें भी जो काइंड ऑफ एटम्स हो बिल्कुल कांस्टेंट फिक्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता। कोई और एलिमेंट मिल जाएगा तो वो कोई और चीज बन जाएगा, वाटर नहीं बनेगा। तो जब भी एटम रहेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही रहेगा, और वो भी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम ही रहेंगे, ये भी कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं क्या कहते हैं उसको, अमोनिया NH3, है ना, तो ये भी 2 ही तरह के एटम से मिलकर बन रहा है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और उनका नंबर भी हर जगह फिक्स रहेगा। एक ही एटम नाइट्रोजन का रहेगा और 3 ही एटम हाइड्रोजन का रहेगा। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2, तो 2 ही तरह के एटम से मिलकर बनेगा, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, और कार्बन एक ही रहेगा और ऑक्सीजन के एटम की संख्या 2 ही रहेगी। इसी तरह से अगर हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं NaCl, तो 2 ही तरह के एटम्स रहेंगे ना, एक सोडियम के और एक क्लोरीन के,
और एटम भी एक ही क्लोरीन सोडियम का और एक ही क्लोरीन का रहेगा जी। यानी कि हर बार हम यही देख रहे हैं कि कोई भी अगर कंपाउंड लेते हैं तो उस कंपाउंड में जो काइंड्स ऑफ एटम्स होंगे कांस्टेंट होंगे, एटम के प्रकार जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर एटम के काइंड आपने बदल दिया तो फिर वो कंपाउंड भी बदल जाएगा, वही कंपाउंड नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। और उनका जो रिलेटिव नंबर है उन एटम्स का वो भी कांस्टेंट रहेगा। वही एग्जांपल यहां पर हमने आपको देकर के समझाया। तो ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज के क्लास में हमने देखा लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी चैप्टर की शुरुआत में थे। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।